नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होता है। एक परिवार जो कभी अफीम का कारोबार करता था, वो आज भारत का सबसे भरोसेमंद नाम कैसे बन गया? टाटा समूह की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, ये तो मतलब बदलते हुए भारत की कहानी है। आज हमारे पास जो स्रोत है, उनके आधार पर हम इस कहानी की जड़ों को खोदेंगे और जेआरडी टाटा के दौर तक के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। और ये कहानी सिर्फ मुनाफे की नहीं है, ये मकसद की भी है। कैसे एक कंपनी जो मौकों को भुनाने के लिए आप कह सकते हैं किसी भी हद तक जाती थी, वो धीरे धीरे देश बनाने के विजन तक पहुंची। ये सफर ब्रिटिश राज की चुनौतियों से लेकर आजाद भारत के समाजवादी दौर के टकरावों तक सब कुछ देखता है। हम देखेंगे कि कैसे हर मुश्किल ने इस समूह को एक नया आकार दिया। अच्छा, इस कहानी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हमें लगभग 1200 साल पीछे जाना होगा, जब पारसी समुदाय धार्मिक उत्पीड़न से बचकर ईरान से भारत आया था। टाटा परिवार भी उन्हीं में से था, जो गुजरात के नवसारी में बस गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 25 पीढ़ियों तक, 25 पीढ़ियां? हाँ, सदियों तक इस परिवार का पेशा पुरोहिती था। और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। 25 पीढ़ियों की इस परंपरा को तोड़ते हुए परिवार में एक शख्स, नुसरवानजी टाटा ने फैसला किया कि वो पुरोहित नहीं बनेंगे, वो बिजनेस करेंगे। ये 19वीं सदी की बात है। उन्होंने अपने बेटे जमशेद जी टाटा को उस जमाने की सबसे अच्छी अंग्रेजी तालीम भी दिलाई। तो कह सकते हैं कि आज जो हम टाटा साम्राज्य देखते हैं, उसकी पहली ईंट नुसरवानजी ने ही रखी थी। लेकिन ये शुरुआती नींव एक ऐसे कारोबार पर रखी गई थी जिसके बारे में आज सुनकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो। अफीम का व्यापार। नुसरवान जी ने अपने साले दादा भाई टाटा के साथ हांगकांग में टाटा एंड कंपनी की शुरुआत की, और हमारे स्रोत ये साफ बताते हैं कि दादा भाई टाटा और बाद में उनके बेटे आरडी टाटा ये चीन के साथ अफीम के बहुत बड़े कारोबारी थे। हाँ, और देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि उस दौर में मतलब ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी। अच्छा। अफीम का व्यापार आप यूं समझिए आज के तेल के व्यापार जैसा था। ओ, मतलब बहुत बड़ा और रणनीतिक। एकदम बेहद मुनाफे वाला और बड़ी ताकतों के हाथ में। ब्रिटिशर्स चीन से चाय तो खरीदते थे, पर बदले में सोना चांदी नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने अफीम का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, भारत में उगाई गई अफीम को चीन भेजना शुरू कर दिया और टाटा ने बस इसी मुनाफे वाले खेल में अपनी जगह बना ली। तो मतलब ये एक तरह से उस वक्त का लीगल लेकिन नैतिक रूप से विवादास्पद कारोबार था। ओपियम वॉर्स यानी अफीम युद्धों के दौरान और उसके बाद भी ये व्यापार चलता रहा। यहाँ तक कि जब हांगकांग में कुछ अधिकारियों ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की, तो आरडी टाटा ने दूसरे व्यापारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखी? क्या कहा उसमें? उन्होंने कहा कि वो इस मामले में दखल दें। तो ये जो शुरुआती पैसा था, वो शुद्ध मुनाफाखोरी से आया था। राष्ट्र निर्माण का विजन अभी अभी बहुत दूर था। अफीम के अलावा एक और चीज जो शुरुआती टाटा समूह ने की, वो थी मौकों को भुनाना। 1861 में जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा और दास प्रथा खत्म हुई, तो इंग्लैंड की कपड़ा मिलों को कपास की सप्लाई अचानक बंद हो गई। टाटा ने इस मौके को कैसे देखा? उन्होंने इसे एक सुनहरे अवसर की तरह देखा। रातों रात उन्होंने अपने कपास और दूसरे प्रोडक्ट्स के दाम लगभग दुगने कर दिए और भारी मुनाफा कमाया। लेकिन ये मौका परस्ती महंगी भी पड़ी होगी। बहुत महंगी पड़ी। जैसे ही अमेरिकी गृह युद्ध खत्म हुआ, अमेरिकी कपास वापस बाजार में आ गया और दाम धड़ाम से गिर गए। नतीजा ये हुआ कि टाटा की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। हालत इतनी खराब थी कि नुसरवानजी को बंबई का अपना घर तक बेचना पड़ा। तो एक तरफ कपास के व्यापार में कंपनी डूबने वाली थी, ऐसे में उन्हें वापसी करने के लिए किसी बड़े मौके की जरूरत थी, और वो मौका आया एक जंग से। हाँ, ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। ब्रिटिश सरकार ने अबिसीनिया यानी आज के इथियोपिया के राजा को सबक सिखाने के लिए 16,000 सैनिकों की एक बड़ी फौज भेजी। 16,000 सैनिक? हाँ, अब इतनी बड़ी फौज के लिए रसद यानी खाने पीने और दूसरे सामान की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट नुसरवानजी टाटा को मिला। इस एक मिलिट्री ऑपरेशन से उन्होंने उस जमाने में 20 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। 20 लाख रुपए उस जमाने में! तो अफीम के व्यापार और इस तरह की जंगी मुनाफाखोरी से जो पूंजी जमा हुई, उसी ने जमशेद जी टाटा को एक बड़ा सपना देखने की हिम्मत दी। बिल्कुल। अब वो सिर्फ ट्रेडर यानी सामान बेचने वाले नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरर यानी सामान बनाने वाले बनना चाहते थे। और यहीं से टाटा की कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, जमशेद जी टाटा का विजन। सही कहा।
इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग को करीब से देखने के बाद 1869 में उन्होंने बंबई में एक बंद पड़ी तेल मिल खरीदी। उसे अलेक्जेंडर मिल नाम की कॉटन मिल में तब्दील किया और सिर्फ 2 साल में उसे अच्छे मुनाफे पर बेच दिया। ये एक तरह से उनकी पहली बड़ी औद्योगिक सफलता थी। लेकिन मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि जब बॉम्बे उस वक्त कॉटन इंडस्ट्री का गढ़ था, है ना, तो जमशेद जी ने अपनी सबसे बड़ी मिल, एम्प्रेस मिल, लगाने के लिए नागपुर जैसी जगह क्यों चुनी? ये तो एक बड़ा जुआ नहीं था? हाँ, ऊपर से तो ये जुआ ही लगता है, लेकिन बात यह है कि ये जुआ कम और दूर की सोच ज्यादा थी। जमशेद जी ने देखा कि बॉम्बे में कपास बाहर से आता है, जबकि नागपुर में कपास उगता है। नागपुर के पास कोयला भी था, पानी भी था और रेलवे लाइन भी जी। उन्होंने हिसाब लगाया कि कच्चा माल जहां है, फैक्ट्री वहीं लगाने से लागत कम होगी। अच्छा, मतलब आज जिसे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, उसकी नींव उन्होंने 150 साल पहले ही रख दी थी। एकदम। और सोच सिर्फ लोकेशन तक ही नहीं रुकी। नागपुर में उन्होंने कर्मचारियों के साथ एक नई संस्कृति की शुरुआत की। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि नागपुर के कर्मचारी वो बॉम्बे के मिल मजदूरों की तरह काम के आदी नहीं थे। वो छोटी छोटी बातों पर छुट्टी ले लेते थे, जिससे प्रोडक्शन पर असर पड़ता था। अब कोई और मालिक होता तो शायद सख्ती करता, लेकिन जमशेद जी ने कर्मचारियों को कंपनी से जोड़ने का रास्ता निकाला। उन्होंने उस जमाने में प्रोविडेंट फंड स्कीम शुरू की, हेल्थ इंश्योरेंस। उस जमाने में? हाँ, और यहां तक कि फैमिली डेज और स्पोर्ट्स डेज जैसे आयोजन शुरू किए। ये भारत के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। यहीं से टाटा की कर्मचारी पहले वाली संस्कृति की असली शुरुआत हुई। कॉटन मिल की सफलता के बाद जमशेद जी का सपना और भी बड़ा हो गया। अब वो भारत में स्टील का कारखाना लगाना चाहते थे। एक ऐसा देश जो स्टील के लिए पूरी तरह ब्रिटेन पर निर्भर था। वहां ये सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। और ये सपना इतना मुश्किल था कि इसे पूरा करने की कोशिश में 17 साल लग गए। पूरे भारत में कोयले, लौह अयस्क और पानी के सही स्रोत की तलाश की गई। भारत की खदानों से पत्थर के सैंपल जर्मनी तक भेजे गए, ये पता करने के लिए कि उनमें लोहा कितना है और किस क्वालिटी का है। कई सालों तक कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर कामयाबी मिली कैसे? एक चिट्ठी से। भूविज्ञानी पीएन बोस ने जमशेद जी को एक चिट्ठी लिखकर बताया कि उन्हें उड़ीसा के मयूरभंज के जंगलों में दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। आखिरकार सपना सच होने की उम्मीद जगी, लेकिन विडंबना देखिए, इससे पहले कि प्लांट की पहली ईंट भी रखी जाती, 1904 में जमशेद जी टाटा का देहांत हो गया। तो पिता का ये अधूरा सपना अब उनके बेटे दुराब जी टाटा के कंधों पर आ गया। और सबसे बड़ी चुनौती थी पैसा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि कोई भी बैंक या निवेशक अकेले पैसा लगाने को तैयार नहीं था। तब दोराब जी ने वो किया जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने भारत का पहला पब्लिक इशू जारी किया। बिल्कुल। एक मिनट, पब्लिक इशू का मतलब क्या है? क्या इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। इसका मतलब था कि पहली बार किसी भारतीय कंपनी ने सिर्फ बड़े अमीरों से नहीं बल्कि आम जनता से कहा, आइए हमारी कंपनी में अपनी छोटी छोटी बचत का पैसा लगाइए और इस स्टील प्लांट के हिस्सेदार बनिए। ये तो सच में एक क्रांतिकारी विचार था। और भारत के लोगों ने इस पर भरोसा दिखाया। लगभग 8,000 आम भारतीयों ने निवेश किया और उस जमाने में 2.3 करोड़ रुपए की भारी रकम जुटाई गई। इसी पैसे से 1907 में टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की नींव रखी गई। और साक्षी नाम के उस छोटे से गांव में जहां ये प्लांट लगा, एक पूरा शहर बसाया गया। कहते हैं कि जहां पहले बाघ घुमा करते थे, वहां अब ट्रक चलने लगे थे। हाँ, और कभी-कभी तो मशीनों की आवाज से परेशान होकर जंगली हाथी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाते थे। ये प्रकृति और उद्योग के बीच एक अनोखा टकराव था। और आखिरकार 5 साल की मेहनत के बाद 1912 में उस प्लांट से स्टील की पहली सिलियां बनकर निकली। ये एक ऐतिहासिक पल था। और फिर 2 साल बाद ही पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसने टिस्को की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। बिल्कुल। ब्रिटेन को मेसोपोटामिया और दूसरे मोर्चों पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए स्टील की सख्त जरूरत थी। टिस्को उनका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद सप्लायर बन गया। कंपनी ने दिन रात काम करके लगभग 3 लाख टन स्टील की सप्लाई की। इसी योगदान के सम्मान में 1919 में भारत के वाइसरॉय ने साक्षी गांव का नाम बदलकर जमशेद जी के नाम पर जमशेदपुर रख दिया। लेकिन इतिहास ने खुद को फिर दोहराया। जैसे कपास के व्यापार में हुआ था, युद्ध खत्म होते ही स्टील की मांग घट गई और बाजार में जबरदस्त मंदी आ गई। टिस्को फिर से मुश्किल में थी।
हालत इतनी बिगड़ गई कि कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल हो गया था। इस बार दोराबजी टाटा को न सिर्फ अपनी निजी संपत्ति बल्कि अपनी पत्नी मेहरबाई टाटा के गहने तक गिरवी रखने पड़े। घर के गहने? हाँ, जिसमें मशहूर जुबली डायमंड भी शामिल था, जो कोहिनूर से दुगना बड़ा था। सोचिए जरा, आज के जमाने में किसी अरबपति को अपनी कंपनी बचाने के लिए घर के गहने गिरवी रखने पड़े। ये दिखाता है कि दांव पर क्या लगा था। और इसी मुश्किल दौर में उन्हें एक ऐसी जगह से मदद मिली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ब्रिटिश सरकार तो अपनी कंपनियों को बचाने के लिए ब्रिटेन से आने वाले स्टील को तरजीह दे रही थी। तब टाटा के समर्थन में कौन खड़ा हुआ? दो बहुत बड़े नाम, मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू। जिन्ना और नेहरू एक साथ? हाँ, ये सिर्फ टाटा की जीत नहीं थी, ये एक तरह से भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक जीत थी। जहां राजनीतिक मतभेदों के बावजूद ये नेता एक भारतीय उद्योग को बचाने के लिए एक साथ खड़े हुए। उन्होंने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उसे ब्रिटेन से आने वाले स्टील पर टैक्स लगाना पड़ा। शायद ये पहली और आखिरी बार था जब अंग्रेजी हुकूमत ने एक भारतीय कंपनी को एक ब्रिटिश कंपनी पर तरजीह दी। दोराबजी के बाद समूह की कमान जेआरडी टाटा के हाथों में आई और यहाँ से आजाद भारत की चुनौतियों का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। जेआरडी के नेतृत्व में टाटा एयरलाइंस शुरू हुई, जो आगे चल के एयर इंडिया बनी। और वो सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, उस समय उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में से एक माना जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद देश में समाजवाद का दौर आया और सरकार का मानना था कि बड़े और ज़रूरी उद्योग सरकार के हाथ में होने चाहिए। इसी नीति के तहत 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब आसान शब्दों में, सरकार ने कहा कि ये एयरलाइन अब हमारी है। बिल्कुल। जेआरडी टाटा ने जिस बच्चे को अपने हाथों से पाला पोसा था, वो अब एक सरकारी कंपनी बन गई थी। हालांकि नेहरू ने उन्हें एयर इंडिया का चेयरमैन बनाए रखा, लेकिन ये जेआरडी के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत झटका था। और इसके कुछ सालों बाद उनकी बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। सरकार के साथ ये टकराव यहीं नहीं रुका। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार एक कानून लेकर आई, MRTP एक्ट। इसने तो जैसे टाटा जैसे बड़े ग्रुप्स के हाथ पांव ही बांध दिए। हाँ, ये लाइसेंस राज का चरम था। इस कानून का मतलब ये था कि अगर टाटा को कोई नया कारखाना लगाना है या किसी नए बिजनेस में जाना है या अपने मौजूदा प्लांट की क्षमता भी बढ़ानी है, तो हर चीज के लिए दिल्ली जाकर सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। इस एक कानून ने सालों तक भारत के औद्योगिक विकास की रफ्तार को बुरी तरह धीमा कर दिया। जेआरडी इन नीतियों से बहुत निराश थे। और इसी निराशा के बीच उन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी की लगाई इमरजेंसी का समर्थन भी किया, जिसकी आज तक आलोचना होती है। उनका तर्क था कि इससे देश में अनुशासन आएगा। बाद में जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार आई, तो रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ गए। मोरारजी देसाई ने जेआरडी टाटा को पहले एटॉमिक एनर्जी कमीशन से हटाया और फिर उन्हें एयर इंडिया के चेयरमैन पद से भी बर्खास्त कर दिया। ये अपमान की पराकाष्ठा थी। इन राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच टाटा समूह में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। जेआरडी टाटा की उम्र ढल रही थी और उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। समूह का अगला वारिस कौन होगा? पहले उन्होंने ये जिम्मेदारी नुस्ली वाडिया को सौंपने का मन बनाया था, जो रिश्ते में उनके दूर के संबंधी लगते थे और जिन्हें वो बेटे की तरह मानते थे। अच्छा। लेकिन जब जेआरडी ने उनसे पूछा, तो नुस्ली वाडिया ने एक ऐतिहासिक जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं एक वाडिया हूं और मैं कभी टाटा नहीं बन सकता। उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये एक बड़ा मोड़ था। इसके बाद जेआरडी ने अपने ही परिवार में किसी काबिल उत्तराधिकारी की तलाश शुरू की और आखिरकार उनकी नजर पड़ी नवल टाटा के बेटे रतन टाटा पर। हाँ, नवल टाटा की भी अपनी एक कहानी है। उन्हें जमशेद जी के छोटे बेटे सर रतन टाटा की पत्नी नवाजबाई टाटा ने गोद लिया था। उन्हीं नवल टाटा के बेटे रतन टाटा को जेआरडी ने सालों तक परखा और आखिरकार 1991 में उन्हें टाटा समूह की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। और यहीं से टाटा ग्रुप के एक बिल्कुल नए आधुनिक दौर की शुरुआत होती है। तो ये थी टाटा समूह के शुरुआती लगभग 150 सालों की कहानी। नवसारी के पुरोहितों के परिवार से लेकर चीन के अफीम व्यापारियों तक, और फिर युद्ध के मौकों को भुनाने से लेकर भारत के औद्योगिक भविष्य की नींव रखने वाले दूरदर्शी उद्योगपतियों तक का एक हैरान कर देने वाला सफर। और इस पूरी कहानी में जो एक धागा लगातार चलता रहता है, वो है हर मुश्किल से लड़कर वापस खड़े होने की क्षमता। बिल्कुल। चाहे वो कपास के व्यापार का दिवालियापन हो, विश्व युद्ध के बाद की मंदी हो, या फिर आजाद भारत की सरकारों की घुटन भरी नीतियां, टाटा समूह ने हर बार जबरदस्त वापसी की। बिल्कुल। और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल जिस पर वो सोच सकते हैं।
ये पूरी बातचीत दिखाती है कि एक साम्राज्य की नींव अफीम के व्यापार और युद्ध से मुनाफा कमाने जैसी गतिविधियों पर रखी गई थी, जो आज के नैतिक पैमानों पर खरी नहीं उतरती, है ना? आज वही ब्रांड विश्वास और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक माना जाता है। किसी भी बड़े उद्यम के लिए ये सफर मकसद के विकास और समय के साथ मूल्यों के बदलने की प्रक्रिया के बारे में क्या बताता है?